अमरवाड़ा उपचुनाव का मतगणना अभी भी जारी है। 10वें राउंड के बाद कांग्रेस 6000 वोट से आगे चल रही है। कांग्रेस उम्मीदवार धीरन शाह इनवाती आगे है। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो देखिए, अमरवाड़ा उपचुनाव जो कांग्रेस के लिए साख बचाने का चुनाव है, इसको जीतना बेहद जरूरी हो जाता है कांग्रेस के लिए। और ऐसे में 10वें राउंड की गिनती हो चुकी है और कांग्रेस 6000 वोटों से आगे है। कांग्रेस के उम्मीदवार है धीरन शाह इनवाती, वो बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह से आगे चल रहे हैं और लगभग 6000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। और 10 राउंड की गिनती हो चुकी है। आपको बता दें कि 20 राउंड में मतगणना होनी है और अब तक 10 राउंड की गिनती हो चुकी है और कांग्रेस 6000 वोटों से आगे चल रही है। और कांग्रेस उम्मीदवार धीरन शाह इनवाती ने बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह को पीछे छोड़ दिया है। वहीं अमरवाड़ा उपचुनाव के रुझानों पर बोले डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। अमरवाड़ा में जीत का उन्होंने दावा किया। 20 राउंड के जब परिणाम आएंगे तो बीजेपी जीतेगी। अभी जो रुझान है ये प्रारंभिक है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, 5 राउंड और 7 राउंड का क्या परिणाम है, इससे हमें किसी निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे छिंदवाड़ा में लोकसभा हम जीते हैं, वैसे ही 18 या 20 राउंड जितने भी होने होंगे, जब वो पूरे हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी। अब आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या एयरपोर्ट, जहां साय कैबिनेट पहुंच चुकी है। रामलला के दर्शन करने के लिए साय कैबिनेट अयोध्या पहुंची है। बेर फल की टोकरी और उपहार भेंट करेंगे। विष्णु भोग में चावल, कोसा वस्त्र भी भेंट करने वाले हैं। कारी लड्डू, अनरसा और सीताफल भी भेंट करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की नगरी है, भगवान राम का ननिहाल है और आज पूरा मंत्रिमंडल यहाँ पर भगवान राम के दर्शन के लिए आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं और उनसे यही हम लोग प्रार्थना करेंगे कि छत्तीसगढ़ हमेशा खुशहाल हो। जिस तरह से विपक्ष लेकर हमेशा अयोध्या को लेकर लामबंद हो रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? तमाम सवाल अब देखिए, विपक्ष के लोग ऐसे लोग हैं जो भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण ठुकरा दिया, तो ऐसे लोगों की बात का कोई वजन नहीं। सर अयोध्या आए हैं, सबरी का बेर लेकर आए हैं। हाँ, तो हम लोग मामा गांव से आए हैं और भगवान राम अपने वनवास काल का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताए और हम लोग का सौभाग्य है कि सबरी धाम भी वही है जहां भगवान राम सबरी के जूठे बेर खाए थे। तो आज हम लोग सबरी का मतलब बेर भी लाए हैं, मतलब यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए। वहाँ का जल भी लाए हैं, वहाँ का चावल भी लाए हैं और कई तरह के प्रसाद लाए हैं। तो देखिए, साय कैबिनेट पहुंच चुकी है अयोध्या। रामलला के दर्शन के लिए पूरी की पूरी कैबिनेट अयोध्या पहुंची है। रामलला के दर्शन करेंगे और रामलला के लिए बहुत सारे तोहफे भी लेकर आए हैं और मन में प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना लिए साय कैबिनेट के मंत्री पहुंच चुके हैं अयोध्या। और अब एयरपोर्ट से वो होटल के लिए रवाना होंगे। उसके बाद रामलला के दर्शन करने राम मंदिर जाएंगे, उसके बाद सरयू तट पर भी जाएंगे और जिसके बाद हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के भी दर्शन करेंगे। तो हमारे सहयोगी लगातार रायपुर से लेकर अयोध्या तक मौजूद और लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह रायपुर से साय कैबिनेट निकली, वो तस्वीरें भी दिखाई। साय कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो बेहद खुश नजर आए थे इस दौरान और अब जब अयोध्या पहुंच गए तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी आदर्श ही वहां पर मौजूद हैं और सीधे तस्वीरें वहां से आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से खुश नजर आ रहे थे साय कैबिनेट के सभी मंत्री। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि बहुत सारे तोहफे रामलला के लिए लेकर आए हैं क्योंकि कौशल्या माता की नगरी है और हम मामा गांव से आए हैं, तो बहुत सारे तोहफे रामलला के लिए लेकर आए हैं। और वनवास के दौरान भी छत्तीसगढ़ में बहुत वक्त बिताया था रामलला ने, तो ऐसे में बेहद खास हो जाता है छत्तीसगढ़ कैबिनेट का यहाँ पर पहुंचना रामलला के दर्शन के लिए और बहुत सारे तोहफे लेकर आना। मन में बहुत सारी कामनाएं भी लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ कैबिनेट पहुंच चुकी है अयोध्या और थोड़ी देर में होटल पहुंचेगी, उसके बाद राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन करेगी। तो आपको सीधी तस्वीरें अयोध्या एयरपोर्ट से दिखा रहे थे कि साय कैबिनेट के जो मंत्री अब पहुंच चुके हैं अयोध्या और वहां बस में सवार होकर सभी मंत्री अब होटल के लिए रवाना हो रहे हैं एयरपोर्ट से।
आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी आदर्श जी मौजूद हैं एयरपोर्ट पर, उसी बस में मौजूद हैं। विस्तार न्यूज के संवाददाता आदर्श जी उसी बस में मौजूद है जिस बस में साय कैबिनेट के मंत्री बैठे हुए हैं और सभी मंत्री से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे आदर्श कि क्या तोहफे लेकर आए हैं, कितनी खुशी है। और आपको बता दें कि जो बसों का काफिला है, जो गाड़ियों का काफिला है, उसकी तस्वीरें भी आदर्श ने दिखाई थी। पूरी तैयारी यहां पर की गई है जब साय कैबिनेट पहुंची। देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा दे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा दे अयोध्या से। ये तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री इस बस में बैठे हुए हैं, पूरी साय कैबिनेट इस बस में मौजूद है और विस्तार न्यूज संवाददाता आदर्श भी इस बस में मौजूद है। आदर्श, आप बात कर पाए तो कोशिश कीजिए, बात कीजिए मुख्यमंत्री से और तमाम मंत्री से बात कीजिए, कितनी खुशी है उनके मन में। बिल्कुल प्रतिज्ञा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री जी, स्वागत है आपका अयोध्या में। जी धन्यवाद। कैसा लग रहा है? कहा जाता है कि यूपी और छत्तीसगढ़ का पुराना नाता रहा है, प्रभु श्री राम का ननिहाल वहां पर रहा है। क्या लग रहा है, कैसी मन में भूतियां आ रही? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मैके है, भगवान राम का ननिहाल है और वहाँ से हम लोग आए हैं अपने भांचा भगवान श्री राम का दर्शन करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने। ये बताइए, कहा जा रहा है बहुत सारे तोहफे लेकर आए हैं आप लोग, क्या वो तोहफे हैं, बता सकें तो? आप देखिए, भगवान राम अपने वनवास काल का ज़्यादा समय बताते हैं कि 10 वर्ष, 14 वर्षों में से 10 वर्ष छत्तीसगढ़ में बिताए थे और उस दरमियान वो माता सबरी के जूठे बेर भी खाए थे। तो आज हम लोग शिवरी नारायण जहाँ सबरी धाम है वहाँ का बेर भी लाए हैं प्रसाद के लिए, वहाँ का जल भी लाए हैं, विष्णु भोग चावल वहाँ से लाए हैं और बूंदी लड्डू, करी लड्डू, मुर्रा लड्डू ये सब प्रसाद में लाए हैं। महुआ लड्डू भी वहाँ से लाए हैं और अनरसा एक चावल और गुड़ से बना हुआ रोटी होती है वो भी लाए हैं, सीताफल लाए हैं और उन वस्त्र, कोसा का वस्त्र, कोसा वहाँ पर बनता है तो कोसा का वस्त्र भी भगवान राम के लिए लाए हैं। ये बताइए कि इससे पहले आप कभी अयोध्या आए हैं या आपने तो पहले अपने राज्य के लोगों को भेजा, उनके लिए व्यवस्था की, वहाँ पर आपने गाड़ियों की सुविधा की और उसके बाद आप मंत्रिमंडल के साथ आए हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हैं? देखिए, स्वयं हम तो आए थे जब भगवान टेंट में थे, लेकिन 22 जनवरी के दिन भी छत्तीसगढ़ से बहुत लोग यहाँ पर आए हुए थे और हजारों लोग यहाँ पर आ चुके हैं। क्योंकि वो मामा गांव है तो स्वाभाविक रूप से खुशी ज़्यादा होती है। तो हजारों लोग यहाँ पर आ चुके हैं और तरह तरह से खुशियाँ जताए हैं। वहाँ से चावल भेजे हैं, 60 दिन तक यहाँ पर लंगर चलाए हैं हमारे वहाँ के लोग। वहाँ से चावल दाल सब लाके लोगों को भोजन यहाँ पर कराए हैं। वहाँ से डॉक्टर्स आए, हाँ, जब प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था तो वहाँ से डॉक्टर भी आए, वहाँ से सब्जी भेजे। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ के लोग बहुत खुशियाँ मनाए। आपने कहा कि आप प्रभु श्री राम को तब देखा है आपने जब वो टेंट में विराजमान थे और आज वो प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर, भव्य घर में मौजूद हैं। निश्चित तौर पर आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी, आज स्वयं साक्षात देखने का मौका मिल रहा है, कैसा अनुभव लग रहा है? बहुत सौभाग्यशाली होंगे। जब टेंट में थे तब देखे थे, वो भी दूर से देखे थे। आज नज़दीक से भव्य मंदिर में उनको विराजित रूप में देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं, इसके साथ हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, कैसा अनुभव है, कैसा लग रहा है? अद्भुत है, अद्भुत पल है ये और वर्षों से इसी पल की प्रतीक्षा थी पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का और इसने उनकी श्रद्धा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी मंत्रिमंडल और आज प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं और क्योंकि हम उनके ननिहाल से सब आए हुए, निश्चित रूप से विशेष प्रेम और सबसे पहले तो प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाकर और छत्तीसगढ़ वासियों की, छत्तीसगढ़ की खुशहाली, समृद्धि, पूरा देश खुशहाल हो,
इसकी मंगल कामना के दृष्टि से भी पूरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल आया है। तो देखिए, साय कैबिनेट पहुंच चुकी है अयोध्या और बस में सवार है और उसी बस में विस्तार न्यूज भी मौजूद, वहां से सीधे तस्वीरें दिखा रहे थे, बात करते हुए भी नजर आ रहे थे आदर्श यहां पर सीएम विष्णुदेव साय से। अब आपको सीधी तस्वीरें मुंबई से दिखाते हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अतिथिगण, अभी गोयनका जी ने बहुत अच्छे से अपने अनुभव भी बताया, ग्रेसिम की इंडस्ट्री के माननीय अग्रवाल जी ने भी अपने प्रारंभ से मध्य प्रदेश के रिश्ते को रेखांकित किया है, उनने अपनी बात रखी है। मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एक तरह से इस समिट में आने के साथ। मध्य प्रदेश की बात अगर प्रारंभ करें तो हमारी देश की संस्कृति से जोड़कर के किस्सा ध्यान में आता है। किस्सा तो क्या है, लेकिन जानकारी होना चाहिए। हमारे यहाँ व्यापार व्यवसाय को प्रारंभ से किस रूप में देखा गया है। हम सब जानते हैं कि अगर ईसवी सन की बात करें तो यह ईसवी सन मोहम्मद ईसा मसीह जी के जन्मदिन के साथ जुड़ता है। 2024 चल रहा है। हिजरी संवत मोहम्मद साहब ने शरीर छोड़ा तो हिजरी संवत की गिनती आती है। अर्थात ये हम जो अपनी तारीख प्रारंभ करते हैं वो तारीख कोई न कोई के जन्म से, कोई के शरीर छोड़ने अर्थात मृत्यु से जुड़ती है। और भारत की परंपरा क्या है? भारत की परंपरा है जैसे विक्रम संवत है, तो ये हमारी संवत की परंपरा है। लेकिन संवत को प्रारंभ करने की परंपरा में मेन बात व्यापार व्यवसाय से जुड़ी है, इसलिए मैं इसको रेखांकित कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ये परंपरा है कि विक्रमादित्य ने जब अपना सुशासन स्थापित किया, विदेशियों को भगा करके शकों को परास्त करने के बाद, तो हमारे यहाँ व्यापार व्यवसाय से पूरे दुनिया का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो। दुनिया में हम समर्थ कैसे हैं, ये उस समय का उदाहरण था कि उनने, जैसे उज्जैन उनकी राजधानी मानी जाती थी, तो ऋणमुक्तेश्वर महादेव आज भी उस स्थान का एक नाम है। लेकिन भगवान का नाम ऋणमुक्तेश्वर मतलब ऋण से सभी को मुक्त करना, कर्ज से मुक्त करना। तो उनने अपने पूरे भूभाग में, ऐसा कहते हैं उनका के शासनकाल भी उनका हिंदू कुश से आगे रोम की बॉर्डर तक उनका अपना हिस्सा था। तो सारे लोगों से कहा कि जिसके भी पास जो भी कर्जा हो इस देश के अंदर रहने वाले लोगों पे, वो कर्जदार भी और कर्ज देने वाले भी दोनों आए हमारे पास। और जितना भी कर्जा किसी का भी किसी पे भी है, वो सारा कर्जा राज शासन उसको चुकाएगा। तो शासन ने उन सारा कर्जा सबका, यानी एक भी व्यक्ति कोई कर्जदार नहीं होना चाहिए, सारा ऋण मुक्त होना चाहिए। जितना इतना सामर्थ्य जिसके पास हो, ये भी आधा बता रहा हूं। आधा ये कि आज के हिसाब में आप अपने बही दस्तरे ले आइए, रिकॉर्ड ले आइए, सारा पैसा आप ले जाइए। जो साहूकार है वो अपना पैसा ले जाएंगे, जो ऋण जिन पे सिर पे था उनके सिर पे से ऋण हट जाएगा। लेकिन उसके बाद अभी और आधी बात ये थी कि ये तो हमने कर्जा मुक्त किया, लेकिन उतना ही धन और ले जाइए कि दोबारा किसी पे कर्जा ही नहीं हो, सब कर्ज मुक्त है। ये उनकी मूल अपनी भावना है। इस भावना में सार क्या छिपा है वो हम सब समझ सकते हैं कि शासन करने का मतलब शासन केवल कलेक्शन करके अपने खुद को समर्थशाली कर ले, इससे बात नहीं बनेगी। शासन के सुशासन के दृष्टिकोण में हर एक व्यक्ति समृद्ध बने, सामर्थ्यशाली बने, और हमारे अपने धन के ऊपर जितना प्रभाव होगा, लेकिन धन के आधार पे भी दुनिया चलती है। उस सुदर्शन को दिखाने का प्रयास ये भारतीय संस्कृति बताती है कि शासन की व्यवस्था में शासन सामर्थ्यशाली होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, और समर्थ होने के पीछे उसका उदात्त भाव भी होना चाहिए, उसका संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित तरह से चलाने के लिए, इसलिए आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी के। हमने विक्रमादित्य को तो नहीं देखा है, लेकिन हम सब समझ सकते हैं कि 10 साल से बहुत छोटे से समय के अंदर कितने अच्छे प्रकार से सभी व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देते हुए, अपने सामने कभी कोई कल्पना कर सकता है कि हमारा 5वां मुकाम आ जाएगा और अब हम तीसरे मुकाम की तरफ जा रहे हैं।
दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे लिए कितने कष्ट थे। भारतीयों को अपने आनंद से बात करने के पहले भारतीय होने पे भी गर्व होने में 2 बार विचार करना पड़ता था। ये भारतीयों का स्वाभिमान लौटाना, और दुनिया में हमारे इस व्यवस्था में क्यों हम किसी पे निर्भर रहेंगे। सैन्य सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, दुनिया के बड़े बड़े रोड के फोटो देख करके हम खुश होते थे। कितना अच्छा लगता कि वर्ली से अभी अब बॉम्बे के अंदर, समुद्र के अंदर अभी हमने हमारे लोगों को समर्थ बनाते हुए यहाँ हमने कनेक्टिविटी प्रारंभ कर दी। कितना अच्छा लगता है कि अब हम अपने देश से न केवल देश के अंदर की समर्थ या सुरक्षा की बात करते हैं, बल्कि भूटान जैसे मामले को लेकर डोकलाम में भी चीन को घुटने के बल ला देते हैं। ये हमको कितना अच्छा लगता है कि हाँ, हमारा ये देश, न केवल हमारे देश के लोग सुरक्षित है, बल्कि हमारे पे विश्वास करने वाले अड़ोसी पड़ोसी भी हम पे भरोसा करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज चूंकि वो विषय और भटकेगा, कहीं और जाने के बजाय आप सब लोग, मध्य प्रदेश देश का दिल माना जाता है, और देश के दिल में, जैसे मैंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री का भी हम सबके ऊपर सरपरस्ती है, और मध्य प्रदेश ने तय किया है कि हमारे सभी सेक्टर के अंदर जो भी व्यापार व्यवसाय के लिए आएंगे, उन व्यापार व्यवसाय में केवल उनका भला नहीं है, मध्य प्रदेश की प्रगति भी है। और मध्य प्रदेश की प्रगति हो, आपके भला हो, इसमें भारत माता की प्रगति, पूरा देश ऐसे सारे व्यवस्थाओं के लिए तो इंतजार कर रहा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से इनके अंदर की कठिनाइयों के लिए हमने निर्णय किया है, उसके लिए हम सब प्रकार के समाधान करने के लिए तत्पर है। और कुल मिलाकर के कितने सारे सेक्टर है, सभी सेक्टर में, क्या शिक्षा, क्या चिकित्सा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, या माइनिंग का सेक्टर, मध्य प्रदेश में टूरिज्म के लिए कितनी अच्छी बात बताई, एनर्जी का सेक्टर, एनर्जी के सेक्टर में भी और भी बहुत सारे प्रकार की संभावना है ऐसे सारे लोगों के लिए। क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ज्यादा बोलना नहीं है, आप लोगों से व्यक्तिगत मिलूंगा तो ज्यादा अच्छे से बात करूंगा, लेकिन बनने के बाद ही हमने अपनी, जो आपने गोयनका जी ने सही कहा है कि फरवरी में हमने अपनी इन्वेस्टर समिट की थी, और हमने कहा इसको रीजनल करेंगे। केवल एक ही जगह करने से फायदा नहीं है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक जो साइज है वो बहुत बड़ी, और अलग अलग सेक्टर में, इसी अभी आपसे कर रहा हूँ 20 तारीख को जबलपुर में हम इन्वेस्टर समिट करने वाले रीजनल सेक्टर में, तो आपके लिए वहां का निमंत्रण भी दे रहा हूँ। आप में से जो जो रोजगार की दृष्टि से हमारे लिए मदद करेगा और आप अपना उद्योग व्यवसाय को बढ़ाएंगे, आपको आमंत्रण दे रहा हूँ। लेकिन ये भी आश्वस्त करता हूँ कि सरकार के माध्यम से जो जो कठिनाइयां हो सकती है, उसमें सब हल करने के लिए हमने इस बजट में भी गुंजाइश रखी थी। कि ये बात सही है कि हमने अगर कमिटमेंट कर लिया है कि हमको अपनी कोई अनुदान देना है, तो हमको क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने कमिटमेंट पे खड़े होंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम 2 रूप से समान आधार पे चल रहे हैं। जो हमारे यहाँ व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, उद्योग धंधे लगा रहे हैं, उनके कौन कौन से कमिटमेंट हमने किए थे और कोई उस कारण से उसमें लंबित हो रहे हैं, पेंडिंग हो रहे हैं, उसको सबको तुरंत दूर कर रहे हैं। और इसके अलावा जो अभी हमने जिनने मध्य प्रदेश नहीं देखा है, उनको भी आमंत्रण दे रहे हैं। लेकिन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कराते हुए, और खास करके मध्य प्रदेश के अंदर लाइन ऑर्डर की दृष्टि से, बाकी व्यवस्थाओं की दृष्टि से अब इतनी अच्छी। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुंबई पहुंचे हुए हैं, निवेशकों से चर्चा कर रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने संबोधित किया निवेशकों को, और इसके बाद 1-to-1 चर्चा करेंगे और विस्तार से उन लोगों से बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में किस सेक्टर में आप निवेश कर सकते हैं, और इसमें मध्य प्रदेश जो है वो भी प्रगति करेगा। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज एक बार फिर मंथन करने वाले हैं। कांग्रेस राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक होगी, 20 जुलाई को आयोजित होगी ये बैठक। जीतू पटवारी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव के अलावा अजय सिंह और डॉक्टर गोविंद सिंह भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक में आगामी 3 महीनों का रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो वहीं विधानसभा स्तर पर दिग्गज नेताओं के दौरे की भी रणनीति बनाई जाएगी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद लगातार समीक्षा बैठक कर रही है मध्य प्रदेश में कांग्रेस, और ऐसे में दिग्गज एक बार फिर से मंथन करने वाले हैं। कांग्रेस राजनीतिक मामलों की समिति 20 जुलाई को बैठक आयोजित करेगी। जीतू पटवारी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, और कांग्रेस के तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद होंगे, हिस्सा लेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विवेक,
जिस तरह से समीक्षा बैठकें लगातार बार बार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, एक और बड़ी बैठक 20 जुलाई को होनी है, क्या कुछ तैयारी है और क्या दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं इस बैठक में? देखिए प्रतिज्ञा, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस के लिए बेहतर नहीं रहे हैं और इन चुनाव को कैसे आगे और सुधार किया जाए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मध्य प्रदेश में नेताओं से चर्चा करके हाईकमान को रिपोर्ट दे दी है। हाईकमान ने जीतू पटवारी और भंवर जितेंद्र सिंह को ये जानकारी दे दी कि आखिर मध्य प्रदेश में चुनाव हारने की वजह क्या रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये 15 अगस्त से पहले मंथन कार्यक्रम को पूरा करना है और इससे पहले ये तीसरी पॉलिटिकल अफेयर की बैठक होनी है 20 जुलाई को, और इसमें कांग्रेस के तमाम सारे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में भी उपचुनाव होंगे। विजयपुर से कांग्रेस के विधायक रहे रामनिवास रावत, वो बीजेपी में शामिल हो गए और मंत्री बन चुके हैं। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान बतौर सांसद वो अब लोकसभा पहुंच गए हैं। ऐसे में विधानसभा का जो सीट है वो रिक्त हो गया है, तो ये दोनों सीटों पे उपचुनाव होना है। इसके अलावा बीना एक सीट है, यहाँ से कांग्रेस की विधायक हैं निर्मला सप्रे, हालांकि उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है लेकिन आने वाले दिनों में इस्तीफा दे सकती हैं। तो यानी कि मध्य प्रदेश में अभी उपचुनाव का सिलसिला जारी रहेगा। ऐसे में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ये तय करेगी कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में और क्या क्या बदलाव कांग्रेस में किए जा सकते हैं, क्योंकि अनुशासन समिति से लेकर कांग्रेस की विचारधारा को लेकर एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी के आधार पर ही कांग्रेस ये रिव्यू करेगी कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का आने वाले 4 सालों का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो यही पॉलिटिकल अफेयर टीम की जो कमेटी है वो ये तय करेगी। बिल्कुल विवेक, जैसे अभी अमरवाड़ा उपचुनाव की काउंटिंग भी चल रही है और कांग्रेस आगे चल रही है इस दौरान, तो हो सकता है कि ये जो बैठक होगी, इस बैठक में अब आगे जो उपचुनाव की आप बात करें, इस पर रणनीति बनाई जाएगी और अमरवाड़ा में जो रणनीति काम कर गई कांग्रेस की, वही रणनीति वो लेकर अगले चुनाव में भी उतरेंगे। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं जांजगीर में डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है। अब तक 70 से ज्यादा लोग डायरिया से प्रभावित हो चुके हैं। बलौदा के अस्पताल में 24 लोग भर्ती हैं। जिला अस्पताल में भी मरीज भर्ती हैं। स्वास्थ्य अमला रोज गांव पहुंचता है। पीएचई विभाग की टीम ने पानी का सैंपल ले लिया है। बलौदा अस्पताल में डायरिया वार्ड बनाया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रकाश साहू फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। प्रकाश, डायरिया का जिस तरह से प्रकोप देखने को मिल रहा है जांजगीर में, 70 से ज्यादा लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारी है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की? जी बिल्कुल, देखिए प्रज्ञा बड़ा मामला है करमंदा गांव का। यहाँ डायरिया का जो प्रकोप है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब 70 से ज्यादा लोग जो है डायरिया के प्रकोप में हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कल खबर दिखाए जाने के बाद जो है स्वास्थ्य अमला अलर्ट हुआ था। इसके बाद जो है अब यहाँ पर जो है आज 70 से ज्यादा मरीज प्रभावित हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की है, क्योंकि बिल्कुल बहुत बड़ी लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग की। प्रकाश, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और पीएचई विभाग ने हालांकि अब पानी का सैंपल भी ले लिया है और डायरिया से लोग प्रभावित हैं, इसके लिए डायरिया वार्ड भी यहाँ पर बना दिया गया है। बहुत शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकारी के लिए आपका।